हेलो एवरीवन, मैं स्मित कुमार क्वांट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन और 10 कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ऐसे अल्टरनेट में मैं कुछ कुछ टॉपिक्स भी क्लियर करते जा रहा हूं। ठीक है। और आज मैं आप लोग के सामने सिंप्लीफिकेशन, जैसे बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होता है कि वो कैलकुलेशन अच्छा से नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका पता नहीं होने के कारण उनका कैलकुलेशन स्पीड पर बात आ जाता है। तो तरीका पता होना, कैलकुलेशन का स्पीड होना, सारे को मद्देनजर रखते हुए आज हम सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर आप लोग के पास लाए हैं। ठीक है। इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ सबको अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन में जैसे अप्रोच लगा सकते हैं उस ढंग से क्लियर करूँ। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो अच्छा खासा टाइम ले सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोगों ने डिजिटल सम का नाम सुना होगा। डिजिटल सम का नाम सुना होगा। एक मिनट। डिजिटल सम का नाम सुना होगा। तो डिजिटल सम में क्या क्या होता है ये समझिए। डिजिटल सम में देखा जाए तो अगर हम लोग एक स्टोरी के जैसा समझते हैं, ये सत्य नहीं है, सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है, पर एक स्टोरी के जैसा अगर समझेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा। इसलिए मैं कुछ स्टोरी के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ। स्टोरी नहीं कहिए, ऐसा कह सकते हैं कि मैं एक मतलब ऐसे भी पीछे क्या हुआ है हिस्ट्री में वो किसी ने देखा नहीं, किसी से सुना है, ऐसे ही आधार पर एक मैं बता रहा हूँ। ये सत्य किसी भी प्रकार से नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये मेरे द्वारा मन गढ़ंत है, मैं अपने द्वारा गढ़ा हूँ ताकि आप लोग को डिलीवर कर सकूं। तो समझिए, मतलब पौराणिक समय में आप लोग के पास नंबर्स क्या क्या थे। तो आप लोग को पता होगा कि नंबर्स हम लोग के पास एक थे, दो थे, तीन थे, चार थे, पांच थे, छह थे, सात थे, आठ थे और नौ थे। ये नौ नंबर थे और इन नौ नंबर का यूज ही होता था। जीरो का आविष्कार तब नहीं हुआ था। जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था क्योंकि जीरो का आविष्कार छठी शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा हुआ था। तो उससे पहले यही नौ अंक का यूज होता था। तो ये जान लीजिए कि उस टाइम सबसे बड़ा अंक 9 था और सबसे छोटा अंक 1 था। तो उस टाइम के जब थे तो वेदों में इसका चर्चा है, ऐसा रियलिटी नहीं है, बस मैं बता रहा हूं। वेदों में इसका चर्चा है कि एक ठो कोई व्यक्ति थे, वो एक सर्कल बनाए और चूंकि उनके पास क्या था, 9 ठो नंबर था, क्योंकि 9 नंबर से ही अवगत थे, तो वो 9 ठो पॉइंट दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट दे दिए और उन नंबरों को लिखना स्टार्ट किए। कहीं से भी स्टार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट दे दिए कि भैया 9 तो संख्या इसी पर घूमता रहेगा, इसी पर घूमता रहेगा। लेकिन हुआ यूं, छठी शताब्दी में आने के बाद जीरो आ गया। अब ये वो जो वैज्ञानिक थे वो तो थोड़ा रिजिड टाइप के थे, बोले नहीं ये 9 पॉइंट सर्कल हटेगा नहीं। तो क्या होगा, बोले 9 के बाद 10 कहाँ आएगा, तो 10 आएगा। तो बोले कि ठीक है 10 लाना है, तो 10 को हम लोग क्या करते हैं कि अगले लाइन में, मतलब 9 के बाद 10 लिख दीजिए। तो 1 था, उसके साथ में 10 लिखा गया। उसके बाद 11, तो इसके साथ में 11 लिखा गया। उसके बाद 12, तो इसके साथ में 12 लिखा गया। फिर 13 लिखा गया, फिर 14 लिखा गया और फिर इधर देखें तो 15 लिखा गया, 16 लिखा गया, 17 लिखा गया, 18 लिखा जाएगा। यहाँ पर 18 लिखा गया। फिर से 19 का बात करें तो 19 लिखा जाएगा, 19 लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा, 21 लिखा जाएगा, 22 लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा, 24 लिखा जाएगा, 25 लिखा जाएगा, 26 लिखा गया, 27 लिखा गया। फिर से बात करें तो 28 लिखा गया, 29 लिखा गया, 30 लिखा गया, 31 लिखा गया। ऐसे लिखाते लिखते चला गया और बोले यही सर्कल बनता रहेगा, यही 9 पॉइंट पर ही बनता रहेगा। तो बोले भैया अच्छा, जैसे वन एक ही बात में 9 अंक लिखा हुआ था तो समझ में आ रहा था एक एक अंक है, लेकिन 9 के साथ 18, 27, एक के साथ फिर यहाँ पर 10 लिखाया, 19 लिखाया, 28 लिखाया, 2 के साथ 11 लिखाया, 22, 20 लिखाया।
क्या लिखाया, 20 लिखाया, उसके बाद फिर 29 लिखाया। तो ये सब का क्या मतलब है कि एक लाइन में आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कोई ना कोई रीजन होगा तब ना। तो बोले ठीक है, रीजन क्या दिया उन्होंने कि भैया एक काम कीजिए कि कोई भी लाइन का कोई भी अक्षर को उठा लीजिए। तो बोले कि इस लाइन को उठा लेते हैं। इस लाइन को जब उठाएं, इस लाइन को उठाएं तो देखें कि इसका डिजिट का सम करते गए। इसका डिजिट का सम, सिंगल डिजिट था 2 हो गया, डबल डिजिट था 1 + 1 2 हो गया, 20 का भी 2 हो गया, फिर 9 और 2 11, 11 को फिर से ऐड किए तो 2 आया। मतलब इस लाइन में जितना भी आया उसका 2 आया, इस लाइन में जितना भी आया उसका, मतलब सिंगल डिजिट में अगर जोड़ते जाएं, कोई भी नंबर को जोड़ते जाएं जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, तो उनको जोड़ते गए। तो यहाँ पर देखते गए तो इस लाइन में आपको क्या आया, 1 आया, इसमें 2 आया, इसका जितना भी जोड़े 3 आया, इसका 4 आया, इसका 5 आया, इसका 6 आया, इसका 7 आया, इसका 8 आया, इसका 9 आया। एक चीज और देखिएगा कि किसी में भी टेबल नहीं बना है, मतलब पहाड़ा टेबल नहीं बना है, यानी कि 2 गुना 4 होता है नहीं बना, 3 गुना 6, मतलब डायरेक्ट पहाड़ा नहीं बना, डायरेक्ट पहाड़ा नहीं बना। लेकिन इसमें जब आए तो देखें कि अरे ये तो पहाड़ा बन जा रहा है। ये क्या बन रहा है, पहाड़ा बन जा रहा है। 9 18 27 36 45 54, ये पूरा इस तरह से बनेगा, यानी कि 9 का टेबल पूरा इसमें आएगा और किसी में नहीं आया। बोले ठीक है, इतना कुछ कर दिए। उसके बाद उन्होंने किया कि ये याद रखने वाला चीज है। अब उसके बाद उन्होंने किया कि भैया 9 में, मतलब डिजिटल सम उन्होंने यही कहा कि भैया किसी भी अंक को, जैसे कि कोई भी अंक है 2 3 5 6 7 8 6 3 2, अब इस बोला जाए कि ये वाला किस लाइन में आएगा, उस 9 पॉइंट के किस पॉइंट पर आएगा, 1 के पॉइंट पर कि 2 के पॉइंट पर। तो बोले कि भैया इसको ऐड कर दीजिए। तो 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 6 प्लस में 3 प्लस में 2, ऐड कीजिए। 5 10 16, 16 23 31 31, उसके बाद 35 37 और 5 37 5 42, और उसके बाद फिर से इसको जोड़े तो 42 आया, फिर से 42 को जोड़ दिए, 4 + 2 6। तो बोले ये 6 पॉइंट वाला लाइन पे आएगा, उसी लाइन पे आप लिखिएगा। तो इस तरह से डिजिटल सम का आविष्कार हुआ। फिर कुछ आगे बढ़े, मतलब डिजिटल सम एक लाइन में यही कहता है कि आप कोई भी अंक दिया रहे उसे जोड़ते जाए जब तक कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए, तो क्या आ जाएगा, वही यूनिट डिजिट, सॉरी डिजिटल सम कहलाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम ये समझिए। उसके बाद इसका और क्या यूज हुआ, आगे बढ़े तो इसका प्लस में, माइनस में, गुना में और भागा में, सब चीज में यूज होना चाहिए था, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है। तो ये सब में यूज होगा। क्या यूज होगा, सो देखिए। तो जब हम लोग एक चीज देखें कि 1 का डिजिटल सम 1 है, इसमें 9 को ऐड कर दिए तो 10 बन गया, और इसका डिजिटल सम देखा गया तो क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है। 2 में 9 को ऐड किए तो 11 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 2 हो रहा है। 3 में 9 को ऐड किए तो क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 3 हो रहा है। 4 में 9 को ऐड किए तो 13 हो रहा है, इसका डिजिटल सम, सॉरी 4 हो रहा है। 5 में 9 को ऐड किए, इसका डिजिटल सम 5 हो रहा है। 6 में 9 को ऐड किए, इसका डिजिटल सम 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। 7 में 9 को ऐड किए तो इसका डिजिटल सम 7 ही हो रहा है। 8 में ऐड किए, 8 में ऐड किए तो इसका डिजिटल सम 8 ही हो रहा है। 9 में ऐड किए तो इसका डिजिटल सम 9 ही हो रहा है, 9 ही हो रहा है। ये देखें। उसके बाद जब माइनस का बात आया कि 1 में 9 को माइनस किए। अब 1 में माइनस तो नहीं होगा, एक काम करते हैं, इसको 10 में माइनस कर देते हैं, क्योंकि 10 का डिजिटल सम कितना है, तो 1 ही है। उसमें डिजिटल सम किए तो भी 1 आया। अगर हम 11 का डिजिटल सम कितना है, 2 है, तो 11 में यानी कि 2 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, इसका डिजिटल सम अभी भी 2 है। तो यहाँ पर 12 में 9 को माइनस किए तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 3 ही आएगा। मतलब कि ये देखें, इन दोनों केस से ये पाएं कि 9 को किसी भी अंक में जोड़ने या घटाने से डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोग को ध्यान होगा कि अभी अगर हम यहाँ पे 9 के जगह पे और ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हटा दें और 9 की जगह पर 0 लिख दें, 1 में 0 ऐड करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
उसी प्रकार 2 में 0 को ऐड किए, 3 में ऐड किए, 4 में ऐड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार अगर 10 में 0 को घटाएं तो ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हम लोग के वास्तविक जीवन में जैसा होता है जीरो के साथ, कि जीरो किसी संख्या से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे ही डिजिटल सम के केस में 9 किसी में ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, और उसके बाद फिर जब इतना हो गया तो वो लोग अब बोले कि ठीक है 1 में 9 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो बोले 9 आ गया। 2 में 9 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो 18, इसका भी डिजिटल सम 9 हो गया। 3 में 9 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ तो 27, इसका भी डिजिटल सम 9 हो गया। 4 में 9 को मल्टीप्लाई किए तो 36, इसका भी डिजिटल सम 9 हो गया। 5 में 9 को मल्टीप्लाई किए 45, इसका भी डिजिटल सम 9 हो गया। मतलब दुनिया का कोई भी अंक में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि जीरो में, अभी आप किसी भी कितना भी बड़ा संख्या है उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो पूरा को जीरो कर देगा। बस डिजिटल सम के केस में ऐसा ही करना है कि कितना भी बड़ा नंबर है, कितना भी छोटा नंबर है, या कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, इतना कुछ। अब भागा में आए बात, भागा में आए बात तो एक चीज देखिएगा, भागा में अगर आते हैं तो 1 को 9 से डिवाइड कीजिए। अगर 9 का बात करें तो ऐसे हम ये केस पूरी तरह से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए 1/9 अप्रॉक्स वैल्यू बनाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेशन का बात हो जाता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको स्किप करते हैं। अभी हम लोग जोड़, घटाव और गुणा, ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। डिवाइड यानी कि भागा हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे। चलिए, अब इतना कुछ होने के बाद ये समझ में आया कि क्या हम लोग ये क्यों पढ़ रहे थे। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब बनाने बैठे तो अगर इसको बेसिक से बनाया जाए तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्यों ना इसमें डिजिटल सम यूज करके इसको बनाए। तो देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये किस लाइन में आएगा, तो 6 और 1 7 5 12, यानी कि इसको हम लोग 3 बोल सकते हैं, इसको हम लोग 2 बोल सकते हैं, इसको हम लोग 9 बोल सकते हैं, इसको हम लोग 5 बोल सकते हैं, इसको हम लोग 4 बोल सकते हैं, और इसको हम लोग 2 बोल सकते हैं। अब जो ये लिखा हुआ था उसको बोर्ड मास के ही लैंग्वेज में, बोर्ड मास में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि बोर्ड मास का जो नियम है वही नियम अप्लाई करेंगे। बस इसको इस लाइन में, मतलब कि इसको 3 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, बस ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा था उसको इस भाषा में लिख सकते हैं, -9 इंटू 5 और प्लस में 4 और इज इक्वल टू क्या, इस क्वेश्चन मार्क को x लिख दें। चलिए लिख दिए, ये कर सकते हैं। अब इसको जैसे हम लोग बोर्ड मास में सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 3 दूना 6, अच्छा 9 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमको आवश्यकता नहीं था, जैसे ही यहाँ 9 देखें तो यहाँ पर कितना भी मल्टीप्लाई में था हमको फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम यहाँ पर पूरा को 9 बोल सकते थे। इस पूरे को हम लोग 9 बोल सकते थे। क्यों बोल सकते थे, क्योंकि ये 9 से मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए यहाँ पर 9 होगा। 9 प्लस में 4 इज इक्वल टू 2x। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग और भी एक चीज पढ़े कि प्लस या माइनस में 9 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम 9 को इग्नोर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए 6 और 4 10, यानी इंटू 2x। अब बोलिएगा कि या तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम अगर लेते हैं 1, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए। ऐसे यहाँ पर दिख जा रहा है कि भैया 5 होगा, 5 होगा, सो दिख जा रहा है। तो यहाँ x का वैल्यू डायरेक्ट में 5 ले सकते हैं, डायरेक्ट में क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन पे आते हैं बाबू, ऑप्शन पे आते हैं तो देखिए देखिए क्या होगा, 4 3 7 गुना 14 और 10 24, 24 यानी कि 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसीलिए आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 2 7 4 11 11 यानी कि 2, इसको अगर जोड़ते हैं तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 5 11, हाँ 2 आ रहा है। इसका डिजिटल सम देखेंगे तो इसका डिजिटल सम 5 आएगा, क्या आंसर का भी 5 है, इसीलिए ये आंसर होगा। इसका देखेंगे तो इसका डिजिटल सम भी 6 आएगा, इसीलिए आंसर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और बता दें, डिजिटल सम निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप अंक को जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ऐसे यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या यूज करेंगे वो दिखाएं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक चीज समझिए कि अगर ये जैसे यही अंक लिखा हुआ था 3 6 6 5 3 1,
क्या इनको पूरा ऐड करना आवश्यक है, मतलब कि 6 3 9 9 9 और 6 15 5 20 और 3 23 और 1 24, तो इसको हम 24 लिखें, क्या ऐसा करना जरूरी है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 9 जब ऐड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर ये बताइए 6 3 9 हो रहा है कि ना, 6 3 9 हो रहा है, तो हम जान रहे हैं कि ये जितना भी रहेगा अगर 9 जुड़ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर से देखिए 6 और 3 9 हो रहा है, बाकी का बचा 6, तो हम डायरेक्ट भी 6 लिख सकते थे। क्या पूरा जोड़ने के बाद भी 6 आ रहा था और अभी भी 6 आ रहा है, तो अगर 9 मिलता जाए तो उसको छोड़ते जाइए, यानी 9 को जीरो कंसिडर करना है। तो ये चीज समझिए। जैसे इसमें आते हैं 5 4 9, 5 4 9 छोड़ दिए, 7 2 9 छोड़ दिए, तो केवल 5 4 और 1 5 बच गया। यहाँ पर देखिए तो 7 2 9 और 5 4 9, केवल 2 बच गया। तो थोड़ा सा आपको ऐड कम करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत और कम हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ 5 4 9, 7 दिन 10 और 5 15, थोड़ा सा सहूलियत हुआ या नहीं हुआ? तो हुआ। तो इस तरह से हम लोग तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि डिजिटल सम सब में लग जाता है, बस बोर्ड मास के नियम को फेल नहीं होना चाहिए, बोर्ड मास का नियम फेल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ देखिए कि क्या इसको क्या बोल सकते हैं, तो 6 4 10 और 1 11 यानी कि 2, और गुना में x बोल दे, गुना में 8, और यहाँ देखिए 9 9 खत्म, ये पूरा 9 हो रहा है। अब यहाँ पर बोलिएगा कि सर इधर वाले तो पूरा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि 9 9 तो कट जा रहा है और 9 को हम लोग क्या कंसिडर करने बोले हैं, जीरो। तो यहाँ पर तो जीरो हो जा रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जीरो तो आविष्कार हुआ ही नहीं है, यानी इसको क्या बोलेंगे, 9, क्योंकि जीरो का काम कौन कर रहा है, 9 कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 9 होगा। अब एक बात हमको बताइए, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए अगर हम लोग केवल आरएचएस को सॉल्व किया, पता चला कि 9 आ रहा है, तो इधर भी 9 आना चाहिए, तो कोई ना कोई अंक 9 होना चाहिए था, तभी आंसर 9 होगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि किसी का भी डिजिटल सम बनाने के लिए उसमें 9 से मल्टीप्लाई होना आवश्यक है। तो यहाँ पर समझते हैं कि जैसे ही देखें कि ये 8 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 9 है, तो डायरेक्ट आंसर है, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आपका बड़े आराम से आंसर आ गया। ऐसे ये यूनिट डिजिट से भी आंसर निकल सकता है, ये मानता हूं मैं, लेकिन यूनिट डिजिट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम जैसे ही आरएचएस में देखी 9 है, यानी कि इधर 9 होना ही चाहिए, तो 9 होना चाहिए, एक भी 9 नहीं था, यानी कि 9 वाला ही आंसर होगा, तो डायरेक्ट आंसर है, तो डिजिटल सम का ये यूज हो गया। अगर ये क्वेश्चन देखें, देखिए ये क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पर हम एक चीज और बता दें कि परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, और कोई दशमलव जैसे कि 2.5 लिख दिए, तो इसका मतलब 25/10 होगा। तो नीचे में जो डिनोमिनेटर है, इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, डिजिटल सम 1 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 हो रहा है, यानी कि कोई भी आप नंबर भी लिखते हैं 5, तो ये भी तो 5/1 लिखा हुआ है, जब इसका डिजिटल सम 5 ही हो रहा है, यानी कि नीचे में अगर 1 है तो डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि डिजिटल सम का क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप परसेंटेज को या दशमलव को इग्नोर पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, परसेंटेज को इग्नोर करना है, यानी कि इसको हम 4 बोल सकते हैं, इसको 8 बोल सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 2 8, यानी इधर 8 हुआ। तो यहाँ पर 4 गुना में 8 और गुना में x, पूरा तरह से x है, और इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। अब यहाँ पर 8 चौके 32 गुना x बराबर 8, यानी कि 5 गुना में x इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखें कि 8 बन जाए, x की जगह पर क्या रखें, अगर 1 रखेंगे तो 5 बनेगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 7 रखिएगा, x की जगह पर 7 पचे 35, 35 का डिजिटल सम 8 होता है, तो x की जगह पर 8 आ गया। अभी हम बताएंगे डिवाइड वाला केस, जैसे 35 आ गया, अगर ये मान लेते हैं ऐसा रह जाता कि x निकालना है तो 8/5 होता, 8/5 होता, तो 8/5 का डिजिटल सम क्या होगा, यानी डिनोमिनेटर यानी भाग के केस में क्या डिजिटल सम क्या होगा, ये बताने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर वैल्यू रख के आपको पता चल गया कि यहाँ पर x का वैल्यू 7 होगा, तो ना इसका 7 है, ना इसका 7 है, ना इसका 7 है, केवल इसका 7 है, इसीलिए आंसर है। अच्छा, अब हम ये बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं कि आप लोग का डिनोमिनेटर में अगर कोई अंक रह जाए, जैसे कि अगर 1 लिखा हुआ है, जैसे कि
अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? अगर 4/5 लिखा हुआ है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 6/7 लिखा हुआ है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 1/6 लिखा हुआ है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 2/3 लिखा हुआ है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? ये चीज तो अभी हम यहाँ पर आप लोग को क्लियर करते हैं कि देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि दशमलव और प्रतिशत का कोई मार्क नहीं करते हम लोग, मतलब उसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 1 बनाता है, यानी कि अगर 1 बन जाए तो डिजिटल सम निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाए? तो हम जान रहे हैं अगर 2 है 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5/10 बनेगा, और नीचे में जब डिजिटल सम 1 हो गया यानी कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, और 1/2 का डिजिटल सम को डायरेक्ट 5 बोला जा सकता है, तो इस तरह से एक टेबल के तौर पर आप याद रखिए, कि अगर 2 रह जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पर 5 रह जाता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर भी 1 बन जा रहा है। अगर 4 रह जाए तो 7 से, और 7 रह जाए तो 4 से, 2 रह जाए तो 5 से, और 5 रह जाए तो 2 से, 4 रह जाए तो 7 से, और 7 रह जाए तो 4 से, और 8 रह जाए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलिएगा सर 3, 6 और 9 तो लिखे ही नहीं, क्योंकि नीचे में तो 3, 6, 9 भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, तो हम वो भी चीज बताएंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि 2 रहे तो 5, 4 रहे तो 7, और 8 रहे तो 8, 8 रहे तो 8, 7 रहे तो 4, 5 रहे तो 2। ये चीज याद रखिए। अब हम लोग ये चीज समझते हैं कि 3, 6 और 9 क्यों नहीं बताएं, 3, 6 और 9 क्यों नहीं बताएं। अब आप लोग बस ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने ये कहा कि डिनोमिनेटर में 1 बनाने का कोशिश करना है, डिनोमिनेटर में 1 बनाने का कोशिश करना है। अब बताइए कि अगर 1/3 है तो 3 में क्या से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कि वो 10, मतलब या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 1000 बन जाए। कोई ऐसा अंक दिमाग में आता है? तो बोलिएगा नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा अंक नहीं है जो इसको 1 बना दे। और खुद में आप देखिएगा कि 1/3 को कोई बोलेगा 0.3, या फिर कोई बोलेगा 0.33, कोई बोलेगा 0.333, तो कोई बोलेगा 0.34। अब बताइए इनमें से कोई गलत है क्या? अगर देखा जाए तो कोई गलत है क्या? यहां पर ऐसे भी बोल देगा, तो कोई गलत है क्या? देखा जाए तो सारा का सारा सही है, सारा का सारा सही है, क्योंकि ये मतलब अप्रॉक्स वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो ये याद रखिएगा कि अप्रोक्सीमेशन के केस में डिजिटल सम काम नहीं करता है, अप्रोक्सीमेशन के केस में डिजिटल सम काम नहीं करता है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में आपको 3, 6 और 9 दिख जाए, डिनोमिनेटर में आपको 3, 6 और 9 दिख जाए, तो 80% केस में डिजिटल सम से बनने वाला क्वेश्चन नहीं होता है। अब बोलिएगा सर 20% क्यों छोड़ दिए? तो 20% इसलिए छोड़ दिए कि अगर कहीं पे ये रह जाए 6/3, 6/3, तो अब इसका डिजिटल सम पूछा जाए तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर देंगे कि 2 आ गया? अब इसका ये तो है, तो यही है कि 20% केस में ऐसा भी केस बन सकता है। लेकिन जब ऐसा केस बनेगा तो एक बात याद रखिएगा, कि यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड आप नॉर्मल में करिएगा, डिजिटल सम के केस में नहीं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, कि 21/3 है, 21/3 है, तो आप इसको अगर मान लेते हैं कि 21 को आप डिजिटल सम की भाषा में 3 कर दिए, और यहां नीचे में 3 है, इसको डिवाइड किए, तो आपका डिजिटल सम की भाषा में 1 आया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए 21/3 है, इसको सॉल्व किए तो इसका एक्चुअल में 7 आया। डिजिटल सम की भाषा में 1 आ रहा था, और एक्चुअल में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट हो जाता है। तो इस केस में आप ये कीजिएगा कि एक्चुअल में मतलब नॉर्मल में आप सिंपल डिवाइड कीजिएगा, जैसा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। इस टाइम में जब भी नीचे में 3, 6 और 9 रहे तो थोड़ी देर के लिए डिजिटल सम को भूल जाना है, नॉर्मल सॉल्व करना है। जैसे ही नीचे में 3, 6 और 9 के अलावा कोई अंक आए, तब आप डिजिटल सम याद कर सकते हैं, तब आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। मतलब कि जब तक नीचे में 3, 6 और 9 रहेगा तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि हमको डिजिटल सम नहीं आता है। क्लियर है? तो ये याद ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे में 3, 6 और 9 है और जब तक है तब तक आपको डिजिटल सम नहीं आता है।
तो जब हट जाए तो आप याद कर लीजिएगा डिजिटल सम जैसा कुछ चीज होता है। और ये भी याद रख लीजिए कि अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम का यूज नहीं होता है, इसलिए बैंकिंग में जो क्वेश्चन आता है अधिकतर अप्रॉक्स वैल्यू वाला आता है। और अब एसएससी में भी आने लगा, एसएससी में भी बोलता है दशमलव के 2 अंक बाद, तो वहां पे अगर आप डिजिटल सम का यूज करिएगा तो मार्क खा जाइएगा, यानी कि वहां पे डिजिटल सम यूज नहीं होगा। वहां पे मल्टीपल ये सब और भी कुछ यूज होता है, वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ही कहाँ डिजिटल सम यूज करना है कहाँ नहीं, ये मैं बता चुका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका था जिसका आंसर क्या था, इसका 4, 8 और इसका क्या आ रहा है 9, 9 और 6 2 8, तो 8 चौके 32 ये आया था ना आंसर। ठीक है, 8 चौके 32 यानी कि 5। हाँ ठीक है, ये आ गया था आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम जान रहे हैं परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, यानी इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 8 और 1 9, तो 2 लिख सकते हैं। 8 गुना 16 यानी कि 7 लिख सकते हैं। 6 4 10 1 11 यानी 2 लिख सकते हैं। 5 3 15 यानी 6 लिख सकते हैं। इसको 2 लिख सकते हैं और गुना में x लिख सकते हैं। अब सिंपली सॉल्व कर देते हैं। 2 7 14 यानी कि 5, 2 7 14, 2 ऑफ है ना, 2 7 14 5। उसके बाद फिर 2 छक 12 यानी कि 3 और इज इक्वल टू 2 गुना x। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 और यहाँ पर भी 2x आया। अब x के जगह पर क्या रखें कि 2 ही रह जाए, तो 1 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। 6 4 10 7 17, 17 यानी कि 8 आंसर नहीं होगा। ये तो 6 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, और यहाँ पर देखा जाए 8 और 1 9 1 दिख रहा है, यही अंतर है। आप बेसिक से सॉल्व करके देख लीजिए, यही अंतर आएगा। बस यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन समझिए। आप लोग 11 का स्क्वायर याद होगा 1 2 1। अगर 111 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 2 3, मतलब 3 ठो है ना, एक तो 3 तक गिनती लिखेंगे, फिर रिवर्स चल जाएंगे 2 1। अगर 1 2 3 4 तो इसका स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 3 2 1। अगर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये होगा। आप लोग ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करने भी शॉर्टकट तरीका, 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, 111 से 1111 से 10,000 10,111 से, मतलब ये तो हम बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग को पूरा तरह से बताएंगे। 11,111 से मतलब मल्टीप्लाई करने में बताएंगे शॉर्टकट कैसा है, कैसे हम लोग डायरेक्ट में एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिना पेन पकड़े मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब हम मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जैसे वो सब सारा चीज हम लोग बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन में ये 111 है, 121 है, यानी कि 2 तक है, यानी कि ये 11 का वैल्यू है, 11 का वैल्यू है। ये 3 तक है, यानी 1 2 3 का, सॉरी, ये इसका वैल्यू है। और ये 1 2 3 4 का वैल्यू है, 1 2 3 4 5 का वैल्यू है। तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते थे कि 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, 5 और 4 तो 9 हो गया, 3 2 5 आना चाहिए। अब 5 जिसका होगा वो आंसर, तो 5 4 9 और 3 3 6 नहीं है भैया। फिर 5 6 9 6 3 9, यहाँ पर 3 हो रहा है, नहीं आना आएगा आंसर। फिर देखिए 4 3 7 2 9, 4 और 1 5, यही होगा आंसर। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 5 4 9, उसका 4 3 7 2 9 9, यानी 1 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि सी आंसर होगा आपका। तो बिना सॉल्व किए हम लोग जल्दी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ 1 है, 1 का कितना भी स्क्वायर कर दें, क्योंकि दशमलव तो हम लोग इग्नोर करके चलने वाले हैं, तो ये 1 है, 1 का कितना भी स्क्वायर कर दें, यानी इसका तो 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, दशमलव को इग्नोर करेंगे तो अंदर तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 25 का डिजिटल सम 7 होता है, तो ये लिखा जाएगा 1/7, और ये भी लिखा जाएगा 1/7। और जब 7 रहता है तो हम बताए हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे ही देखें 1 प्लस 1 प्लस में 4 और प्लस में 4, ये आ रहा है 4 4 8 और 1 9, यानी कि डिजिटल सम 1। इस पूरे का सॉल्यूशन का जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा। अब देखते हैं 1 किसका है, तो 5 4 9, अच्छा पहला ही आंसर मिल गया। आगे का चेक कर लीजिए, क्या आगे का भी किसी का है क्या, तो 4 4 8 और 1 9, 4 और 1 5, 4 2 6 नहीं है। देखिए, मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं खुद से टाइप करके नहीं लाया हूं कि हाँ ऐसा ही होगा, बल्कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ये इस तरह से बनता है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ही ये क्वेश्चन देखें तो बोले भैया अगर डिवाइड रहता है तो पहले आप डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में ये चेक कर लीजिए कि कहीं ये 3 6 9 वाला तो सिस्टम नहीं है, 3 6 9 वाला तो सिस्टम नहीं है। तो जब हम देखें कि 8 और ये 3, 8 तरह के 24 यानी कि 6, डिजिटल सम क्या आ जा रहा है 6, और जैसे ही डिजिटल सम 6 आ रहा है हम बोले डिजिटल सम भूलो, पहले पहले डिजिटल सम क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। जब डिजिटल सम भूल गए तो अब इसको नॉर्मल सॉल्व करना है। नॉर्मल सॉल्व करने के केस में आप देखिए कि क्या है, तो यहां पर अगर हम दशमलव को अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं तो 3 से 7 बार में और 3 से 12 बार में और 3 से 14 बार में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बना 5.6 इंटू में 0.12 प्लस में 0.14 इंटू में 3.2 बटा में 0.8 इंटू में 0.7 0.07 यही बना। अब जब ये बन गया क्वेश्चन, यानी कि अब देखिए 8 सत्ते 56, 56 यानी कि 5 और 6 यानी कि 11, 11 यानी कि 2, यानी कि नीचे में अब 2 बन गया। अब जैसे ही 2 बना बोले अब डिजिटल सम यूज होगा। अभी तक में क्या 3 6 या 9 बन रहा था, इसीलिए डिजिटल सम यूज नहीं कर रहे थे। अब जब हम 3 6 या 9 को हटा चुके हैं, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन में 3 6 9 नहीं है, तो अब यहां पर डिजिटल सम का यूज करेंगे। तो जैसे ही नीचे में कितना आया 2 आया, तो हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 5 11 यानी 2, यहां पर हो रहा है 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, 5 25 यानी 7, 7 6 13, 13 यानी कि 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20, 20 यानी कि 2। तो जिसका भी डिजिटल सम 2 हो जाए वही आंसर है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां देखें, जैसे ही ये क्वेश्चन देखें, जैसे ही ये क्वेश्चन देखें तो अब यहां पर दिमाग में क्या आया कि भैया पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अब 5 4 9 और 3 3 6, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 और 3 9, 4 3 7, 4 3 7, 6 7 13। अच्छा यहाँ पर देखिए 5 4 9 खत्म, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 यानी कि 9, यानी इसको तो इग्नोर करके चल सकते हैं। यानी 6 और 7 13, यानी n का वैल्यू जो आया बाबू, n का वैल्यू जो आया 7 6 13 यानी कि 4 आ गया, 4 आ गया। अब यहां पर लेकिन क्या पूछा है, रूट n। अब यहां पर एक चीज गलती कर सकते हैं कि ये क्या हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर डिजिटल सम की भाषा में 4 बोले हैं इनको ना, क्या हम लोग इसका रूट चढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 वाला आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप n का वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ पर भी n का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी जो भी आंसर होगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो ही n आएगा, जो पूछा उसका स्क्वायर करेंगे तो n आएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस आंसर का वैल्यू मतलब स्क्वायर करने पर वो 4 आ जाए वो आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7, 7 हो रहा है, 7 का स्क्वायर क्या हो रहा है तो 49, 49 यानी कि 4, यानी ये आंसर हो सकता है। इसका जो आंसर आया यानी इसका डिजिटल सम 7 आया, 7 का स्क्वायर करने पर मेरा 4 आया, इसीलिए ये आंसर होगा। अगला भी चेक कर लीजिए, 4 4 8 और 1 9, 3 2 5, 5 का स्क्वायर करे 25 यानी कि 25 यानी कि 7, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको 7 नहीं चाहिए था। यहाँ देख लीजिए 5 4 9 और 3 3 6, 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है 36, 36 यानी कि 9, तो हमको 9 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 4 चाहिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए 7 2 9, 4 3 7 और 1 8, 8 8 का स्क्वायर किए 64, 64 यानी कि डिजिटल सम 1, तो एक भी आंसर नहीं होगा इसीलिए। अब बोलिएगा सर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रूट चढ़ा के 2 वाला क्यों नहीं चेक किए, तो अब बताइएगा जैसे आपको हम बता रहे हैं, हाँ क्यों नहीं चेक किए। जैसे अगर हम 3 होता, अगर आंसर 3 होता, इसका स्क्वायर जो वैल्यू है उसका क्या आ रहा है 9, और 9 और यहाँ 3 और 9 दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है। इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है 9 हो रहा है, इसका रूट चढ़ा रहा है तो 3 हो रहा है, तो कुछ 2 नंबर में मिक्सअप हो सकता था, यानी कि 2 आंसर आपका आ सकता था। इसीलिए ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर n बराबर आप निकाले हैं तो n बराबर ही निकलेगा, n स्क्वायर या n ये बराबर नहीं निकलेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, जैसे ही देखें बोले कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 6 3 9 तो हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यानी कि ऊपर में 8, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, 4, और यानी कि नीचे में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 8 और 8 बटा में 1, 8 बटा में 1 आएगा, 8 बटा में 1 आएगा, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। चलिए ठीक है, अब बी का वैल्यू जैसे ही देखें बोले 9 9 9, पूरा 9 आ गया, यानी अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या भूलना होगा, डिजिटल सम भूलना होगा। तो डिजिटल सम भूल गए, अब नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। तो 9 से पूरा 9 को कॉमन निकाल लीजिए, 9 तिया 27, 9 81 और 9 का 9, अब 9 तिया 27 और 81 बार में। जैसे ही ये क्वेश्चन बना, पॉइंट को अभी थोड़ा देर के लिए हटा दें तो जैसे ही हम देखें कि बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 81 माइनस में 3, पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना, और 9 प्लस 1 प्लस में 3, यानी कि अब देखा जाए तो ये क्या बन सकता है, डिजिटल सम का क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि 9 में से 3 जाएगा तो 6 और बटा में 1 है ना, 4 4 4 आया, यानी 4 आया तो 4 है तो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 छक 42, 42 यानी कि डिजिटल सम 6। तो जिसका भी डिजिटल सम 6 है, कुछ गड़बड़ है क्या, सॉरी, बी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आया। और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बहुत के दिमाग में ये आ रहा होगा सर, यहाँ पर पूरा का तो ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 को इग्नोर क्यों ना कर दें, लेकिन वो वर्स्ट केस में, मतलब बाद वाले केस में हो सकता है, कभी कभी आंसर मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है, तो उस केस में आप ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ए यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यहाँ 9 हो जा रहा है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 64 यानी कि 1, यानी कि 1, तो अब एक किसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, और इसका आंसर है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक इस तरह से ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन में डिजिटल सम कैसे लगाइएगा, शो बताइए, ये क्वेश्चन में डिजिटल सम कैसे लगाइएगा। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में डॉट 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 एन तक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा n इंटू में n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है। साथ ही अगर बोले 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, और 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में डॉट 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 प्लस में n का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अब यहां पर करना क्या है, यहां पे करना क्या है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 18 का क्यूब, 20 का क्यूब। हम इसमें से एक काम करेंगे कि 2 का क्यूब सबसे कॉमन निकाल लेंगे, 2 का क्यूब सबसे कॉमन निकाल लिए, अब ये बच गया 7 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब प्लस में 9 का क्यूब प्लस में डॉट 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 प्लस में 15 का क्यूब, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या किए, 2 का क्यूब प्लस में यहां पर कर रहे हैं 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में डॉट डॉट 7 का क्यूब, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिए, और इससे हम एक मिनट सॉरी, हाँ, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में डॉट 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 15 का क्यूब लिखते हैं। अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब को माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस किया बाबू, क्या 7 से 15 तक मिल गया हमको, मिल गया हमको। अब यहाँ पर आप लोग का क्या काम है, ये 2 का क्यूब को बाहर रखने दीजिए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद डिजिटल सम का यूज कीजिए। तो बहुत केसेस में आपको डिजिटल सम का यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेप के बाद। तो थोड़ा सा हम लोग को टाइम तो बचाना है ना, तो कहीं पर आगे जाके, कहीं पर पहले ही टाइम बचाया जा सकता है। हाँ, यहाँ हम जानबूझ के ये फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ताकि आप लोग को कितना नॉलेज है ये भी चेक किया जा सके।
अभी याद है मुझे, मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे याद नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन मैं कभी कभी देना चाहता हूँ जिससे आप लोग का भी नॉलेज चेक हो और आप लोग कितने सिंसियर हैं वो पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का काम है इन दोनों का फॉर्मूला लिखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी डिजिटल सम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया हुआ था 111, यानी कि इसका डायरेक्ट हम लोग 3 लिख सकते हैं, और इसका देखें 3, अब इसका भी 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा, तो m प्लस n क्या हो जाएगा, हाँ 3 प्लस 3, 3 प्लस में 3 यानी कि 6। अब 6 देख लीजिए किसका है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि इसका तो 3 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 4 तिया 12 ये भी नहीं होगा, 4 तिया 12 और एक 13, 13 यानी कि इसका 4 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी यही आंसर होगा, 4 2 6, 6 ही आंसर है। क्लियर है, चलिए यहां देखिए, यहां पर देखिए ये 8 टर्म्स तक दिया है, 4 4 दिया है, नीचे में 4 रहे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 टर्म 7 बन जाएगा, तो डायरेक्ट में करना था 7 8 56, 56 यानी कि 2। अब 2 जिसका होगा आंसर वो लगा दीजिए, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कौन सा आंसर होगा वो बताइए। ठीक है, यहां पर देखिए, अब ये अगर हम लोग चाहे तो ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर डिटेल भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम की भाषा में अगर देखें, 5 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 7, क्या 7 होता है, नहीं बोलेंगे 7, क्यों बोलेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डिजिटल सम 7 होता है, इसके लिए 7 बोलेंगे। ठीक है, अब इसका देखें 8 8 64 यानी 1, यानी कि 6, 6 किसका है, आप लोग चेक कीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, ये तो कर ही लीजिएगा इसका आंसर, है ना, ये तो कर ही लीजिएगा। कुछ और भी हमको बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पर कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वो भी डिजिटल सम से। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जब हम लोग के सामने आता है तो थोड़ा सा दिमाग को खराब करता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका बहुतों को नहीं पता है। ठीक है, जो सॉल्व करने का तरीका होता है, वो जो बेसिक से सॉल्व करते हैं, वो पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे, उसके बाद फिर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो आएगा उसको उलट देंगे, आंसर लिख देंगे, ऐसा कुछ करते हैं। अगर हम चाहें तो वैसे भी करा सकते हैं, हम चाहें तो वैसे भी करवा सकते हैं, लेकिन क्या अगर वैसे करें तो एक चीज हम बता दें, मेरे साथ खुद होता था, ये मैं बता दूं कि हम लोग जब वैसे सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कहीं गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं गलती हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस गलती से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको बेसिक से सॉल्व करके देख ही लेते हैं, आप लोग की इच्छा, हम लोग देख लेते हैं। ये है पहले 4 3 7/4, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/4, इसको क्या लिख सकते हैं समझिएगा। okay. इस पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, तो 7/4 लिख सकते हैं, 7/4 लिख सकते हैं। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/1 प्लस में 1/1 प्लस में 1/में 7/4 है, इसको उलट दें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4/7, 4/7 लिख सकते हैं। अब फिर से इसको 7 4 11/7, अगला टाइम में लिखेंगे 1/1 प्लस में 1/7 4 11/7। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/में 7/11। अब ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 1/18/11। अब ये ऊपर होगा तो आपका आ जाएगा 11/18 आंसर, 11/18 आंसर। आप बड़े आराम से आंसर लगा सकते हैं एक, लेकिन ऐसे सॉल्व करने में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, एक जगह ज्यादा लेगा फर्स्ट, टाइम ज्यादा लेगा सेकंड, और गलती से कहीं पर कंफ्यूजन हो गया तो अलग जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए एक तरीका है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस केस में क्या करना है, सो इस केस में क्या करना है, सो जो भी लास्ट में जो दिया हुआ रहे उसे लिख लीजिए,
3/4। उसके बाद जो यहाँ पे जो दिया रहे सो लिख दीजिए, +1 मतलब यहाँ जो दिया है +1 4 मतलब बाद वाला से पहला अंक को छोड़ दीजिए खुला, उसका सेकंड अंक से यहाँ 3 बार दिया है तो 3 +1 और ये +1 दे दिए। अब ध्यान से समझिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एका 4 और आगे वाला को ऐड कर दीजिए। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आगे वाला को क्या करना है, ऐड कर देना। 4 एका 4 और 3 7, 7 एका 7 4 11, 11 एका 11 7 18। आपका आंसर क्या आया था बाबू, आंसर क्या आया था? तो आप बोलिएगा सर 11/18 आया था, लेकिन इतना तक का हम बोल रहे हैं, इतना तक का आंसर क्या आया था? तो आप बोलिएगा इतना तक का आंसर आया था 18/11। तो ये उसके बाद ये तो डायरेक्ट में 18/1 बटा में 18/11 आ गया आंसर 11। लेकिन यहाँ पर 1 बटा में है इसीलिए इसको उलट दिए और ये 11/18 आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। मतलब इतना तक का वैल्यू क्या आया, इतना बटा में ये कर देना है। ठीक है, आप लोग ऐसे देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि 3 4 प्लस में 3/7 है। तो डायरेक्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट में अच्छा 3 4 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ही अंक ले लेते हैं ये। चलिए अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट में कर सकते हैं। हम ये बोले कि 3, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। 7 चौके 28 और 3 31, 7 चौके 28 और 3 31। करते क्या है देखिए, करते जो है वही कर रहे हैं। 7 चौके 28 और 3 31/7, 31/7। अब यही हम इस भाषा में लिख दिए 3/7 और यहाँ पर 4, तो 7 चौके 28 और 3 31 और बटा में 7। बस जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं कि इससे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देना है, इससे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देना है। तो 7 चौके 28 और 3 31। लिखने का तरीका ये रहेगा तो बड़ा से बड़ा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का क्वेश्चन आराम से बनेगा, और हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे समझिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे 1 है और 2 लिखा हुआ है, +1 एक बार, +1 2 बार, +1 3 बार, और ये ऊपर में है उसको रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। 2 एका 2 और 1 3, 3 एका 3 2 5, 5 एका 5 3 8, 8/5 आंसर। 8/5 है लेकिन बट्टा में 1 है इसीलिए 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5/8 आंसर हो जाएगा। इसको जब कीजिएगा, जगह कम टाइम कम और सियोरिटी ज्यादा, जगह कम टाइम कम और सियोरिटी ज्यादा, यानी कि आंसर बड़े आराम से कीजिएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और हो जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है, माइनस में क्या करेंगे? तो माइनस में सेम चीज कीजिए। 3 4, यहां देखिए यहां पर 1 है ना, तो ये माइनस के साथ है इसीलिए -1, माइनस के साथ है -1, माइनस के साथ है -1। 4 एका 4, ये प्लस और माइनस आप लोग को क्या बताता है तो समझिए, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होता है बल्कि ये बताता है कि आगे वाला घटाना है कि जोड़ना है। जैसे 4 एका 4 में से 3 जाएगा, 4 एका 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4 एका 4 में से 3 जाएगा, कुछ गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। 4 एका 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर 1 एका 1 में से 1 एका 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 बचेगा। 1 एका 1 में से सॉरी 1 एका 1 में से 4 जाएगा तो -3, 3 एका 3 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 बचेगा। 3 एका 3 में से 1 जाएगा, 3 एका 3 -3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 बचेगा। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा -4 बटा -3, क्योंकि बटा में है इसीलिए उलट जाएगा, और उलट सही है, कुछ गड़बड़? इतना बटा इतना, डायरेक्ट आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें हमने क्या है कि मिक्स दे दिया। जैसे यहाँ पर अभी तक तो हम लोग को ये समझ में आया कि आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन देखिए, इस जगह पे 1, इस जगह पे 1 1 1 1 है ना, हर जगह पे देख रहे हैं कि 1 है 1 है 1 है 1 है, और इसका यूज भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए 1 है 1 है 1 है। इस 3 का तो यूज किए, इसका यूज नहीं किए। तो अब इसी के लिए यहाँ पर क्यों यूज नहीं किए, इसके चलते हम अलग अलग चीज ले आए, अलग अलग लिख के ले आए। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला काम जो करना है इसको लिख लेना है, तो 4 और 5। उसका दूसरा काम करना है ये वाला पोर्शन लिखने का। तो पहला तो +1 है, फिर से +1 है और फिर से +1 है।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये वाला जो है 3 और 2, 3 ये वाला 1 का तो काम हो गया था यहाँ पे, और ये 4 का भी काम हो गया था, यानी अगले बार में इसका काम चाहिए, यानी ये यहाँ पर जो रहेगा ये वाला जो दे रहे हैं यहाँ पर भागा में लिख दीजिएगा साइड में। उसके बाद इसके साथ क्या है तो भागा में लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब नॉर्मल आप सॉल्व कीजिएगा, तो 5 का 5 और 4 9। जैसा ही 9 आया ये बोला हम 3 यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब तक बैठे हुए हैं तब तक इसको बचने नहीं देंगे। तो ये भागा 3 था तो इसको सॉल्व भागा कर दिया, यानी कि 3 से 3 बार में चला गया। अब भैया वो 3 बच गया, ये भागा था, ये अपना काम कर दिया, ये काम कर ही देगा। उसका 3 का 3 और 5 8, 8 जैसा ही आया 2 वाला हम यहीं पर बैठे हुए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का 4 और 3 7, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा 4/7, 4/7 या 7/4, आगे वाला बटा पीछे वाला ना, तो 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। 7/4 आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। ये बटा ये होता है ना, तो ये बटा ये, यानी कि 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अच्छा ये समझिए, अब ये क्वेश्चन को जैसे ही देखें आप लोग याद रखिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3, इसका अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो 3 और 3, सॉरी सॉरी 1 2 1 को जोड़ेंगे, 1 से स्टार्ट किए 2 तक गए फिर से 1, तो आया 4, और 4 क्या बीच वाला का स्क्वायर हो रहा है, 1 2 3 फिर 2 और 1। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो देखिए 9 आएगा, जो कि जो सेंटर में है उसी का स्क्वायर वैल्यू होगा। अगर 1 2 3 4 3 2 1 होगा, इसको करिएगा तो ये 16 ही आएगा, जोड़ के देख लीजिए आप, जो कि सेंटर में जो है उसी का स्क्वायर वैल्यू आएगा। अगर 5 तक करे तो 25 आएगा, 6 तक करे तो 36 आएगा। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर देखें उस चीज को, ये देखिए बीच में क्या है 5 है, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा √25, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा आंसर, तो 5 आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर बैठ के जोड़ना नहीं है, ये पैटर्न अगर आप देखे हुए हैं तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये चीज हम दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इतना लंबा है क्या इसको लिखने का भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक पैटर्न होता है, जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे जाए यानी कि वो डिफरेंट लगे, तो उसमें एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पैटर्न को समझना है, जैसे 100 टाइम्स दे दिया और ये 50 टाइम्स दिया, मतलब इसका जस्ट आधा दिया है, यानी अगर एक 2 बार रहे तो 2 कितना बार होगा 1 बार होगा, और अगर देखा जाए तो 9 आ गया आंसर, वो भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर था, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर और ये भी रूट के अंदर ही होगा। जब इसको सॉल्व किए तो पता चला 3 1 बार, यानी कि 1 2 बार और 2 1 बार, तो 3 1 बार। तो उसी प्रकार अगर 1 100 टाइम्स और 2 2 50 टाइम्स है, यानी कि 3 3 50 टाइम्स आंसर होगा, तो 3 3 50 टाइम्स आपका आंसर है। तो इस पैटर्न को क्रैक करना है, जैसे आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 1 1 1 में आप 2 2 घटा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना 9 9 में 81 81 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपका 3 3 2 टाइम्स आएगा, ये आंसर आएगा 3 3 2 टाइम्स आएगा, इसका रूट का वैल्यू ये आएगा, इसका ये आएगा 10 89, इसको घटा दीजिए ना तो देख लीजिए ना, इसको घटा दीजिए क्या आया 10 89, और 10 89 किसका होता है 33 का स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर इसका रूट कर दें, इसका रूट कर दें तो ये 4 बार, ये 2 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न को भी क्रैक करना जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं कि जैसे हम लोग ये देखें कभी कभी ये चीज देख करके ये पूछ सकता है कि भैया इसका ये बताइए, तो क्या इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिसमें आप लोग को रिवर्स करना है, कन्वर्ट इनटू कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। जैसे ये 13/48 लिखा हुआ है, 13/48 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले तो 1/48/13 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1/3/13 13 39 और
9 बटा में 13 लिखेंगे, ऐसा ही करेंगे, 13 3 39 और 9 48। उसके बाद फिर से अगला बार में 1 बटा में 3 बटा में 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 बटा में 13 बटा 9। उसके बाद फिर से ऐसे करते जाएंगे और लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही दे देता है कि भैया ये बराबर, यहाँ पर ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, बोलेगा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताइए, ए गुना बी गुना सी का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए, इस तरह से। तो क्या ये करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये करना भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग समझेंगे कि क्या करना है। समझिएगा, इसको आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना लंबा बनेगा। ये 13 है और ये 48 है, ये 13 है, ये 48 है। टेबल बोलिए, 13 का टेबल बोलिए। तो 13 तिया 39, 39 आया, 39 आया। 39 के बाद आपका रिमाइंडर के तौर पर 9 बचा। जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वो यहां लिखिएगा, और ये वाला पोर्शन यहां उतर कर आ जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है? तो 9, और ये 13 यहाँ पर। अब फिर से 9 का टेबल बोलिए, 9 एका 9, 4 रिमाइंडर बचा यहाँ, और ये 9 यहाँ पर। उसके बाद फिर अब ये उतर गया, फिर 4 दूना 8 और रिमाइंडर 1 और 4, ठीक है। अब ये जब 13 बटा 48 डायरेक्ट में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1 बटा में, ये हमेशा होगा, है ना, ये हमेशा होगा। उसके बाद फिर 3 प्लस में 1 बटा में 1 प्लस में 1 बटा में 2 प्लस में ये बीच वाला देखिए, ये ए बी सी, तो यहां पर ए बी सी ऐसा बढ़ते जाएगा, है ना। तो सी आया, और उसके 2। अब फिर यहां पर तो अब कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे 1/4। ये आपका आंसर है किसका? 13 बटा 48 का वैल्यू। एक क्वेश्चन यानी कि 17 बटा 49 वाला मैं कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बोल रहे हैं डायरेक्ट में लिखें 17 बटा में 49, तो 17 तिया 51 होता है। अच्छा, माइनस के लिए हम बता देते हैं, माइनस में भी बनता है। अगर हम यहां पर ले ले 17 तिया 49, 17 तिया 51, 17 तिया 51, हम बोले 17 तिया 49 देख के गड़बड़ हो रहा है। 17 तिया 51 यानी कि -2, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर -2, -2 रिमाइंडर है यहाँ पर 17, ठीक है। अब नॉर्मल भी बोलिए, यहाँ पर 2 ही बोलिए। यहाँ पर मेनली ये करना है कि 1 बटा में 3 माइनस में लिखना है, यानी ये माइनस ये इसको डिनोट करेगा, क्योंकि आप ज्यादा ले लिए थे इसीलिए माइनस में लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 8 16, 2 8 16 यानी 1 रिमाइंडर बचा, फिर से 2, तो इसको डायरेक्ट में लिख सकते हैं 3 बटा में 1 बटा में 8 प्लस में 1 बटा 2। आप ये लिख सकते थे इसको 17 बटा 49 वाले को। अगर प्लस करना रहता तो प्लस में ऐसे लिखते, जब माइनस रहता है तो ऐसे 17 और 49, तो 17 दूना 34, 34 और 15 बच गया, यहाँ 17, फिर 15 एका 15, 2 बच गया और 15, 17 दूना 34 और 15, तो इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? 1 बटा में 2 प्लस में 1 बटा में 1 प्लस में 2 बटा 15। अब ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, बस माइनस करना है तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 17 दूना 34 लग रहा है तो 17 तिया 51 कर देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि यहाँ पर 1 जो आ रहा है, यहाँ अगर दूसरा वैल्यू लाना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऐसा ऐसा मस्त सेशन आपको मिलते रहेगा, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।